नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील हमारी दर्शकों से, और अपील यह है कि सत्यहिंदी.com को आपका सहयोग लगातार मिल रहा है। आज के जमाने में जब सच कहना मुश्किल हो रहा है, पत्रकारिता और भी मुश्किल है, आपको हमारी मदद करनी होगी। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद है आप हमारा सहयोग करेंगे। और अब बातचीत शुरू करते हैं। सबको मालूम है कि भारत और चीन के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं और अब खबर यह आ रही है कि वहां पर पैंगोंग लेक पर एक हेलीपैड बनाने का काम चीन ने किया है। यह भी जानकारी मिली थी। गालवान की वैली में उन्होंने एक नया कैंप स्टैब्लिश कर लिया है जो पहले से ज्यादा बड़ा है, उसी जगह पे किया है जहां पे 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में लड़ाई हुई थी। इस बीच जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने खासतौर पर चीन को एक्यूज किया है, चीन पर आरोप लगाया है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि जो उनकी सेना थी जो यूरोप में थी उसको कम करके वो दूसरे इलाकों में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरीके से चीन को उन्होंने संदेश देने का भी प्रयास किया। भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो रूस भी गए थे और रूस के रक्षा मंत्री से भी मुलाकात उन्होंने की थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर भारत और चीन के बीच में जो हालात हैं, इन मौकों पर क्या अमेरिका भारत की मदद करने के लिए आगे आएगा? क्योंकि चीन लगातार भारत को यह दोष दे रहा है कि वो चीन के लिए खेल रहा है, चीन का पिछलग्गू बनकर खेल रहा है। इन तमाम मसलों बात करने के लिए हमारे साथ है मशहूर विदेश नीति के विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ कपिल काक साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा पहला सवाल यह कि भारत और चीन की सीमा पर जो तनाव है वो कितना गंभीर है? आशुतोष जी, मैं पिछले आप दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि मैं 62 के युद्ध में टीनेजर था जी। और युद्ध चल रही थी जब मैं कमीशन हुआ था भारतीय वायुसेना में। तब से मैं चीन को देख रहा हूं। 60 साल होने लग गए हैं। इस वक्त की स्थिति इतने 60 सालों में इतनी खराब नहीं थी जो अब है। स्थिति 62 का तो सब याद है लोगों को। 62 के बाद 1967 में सिक्किम में नाथुला में हम दोनों फौजों का एक टकराव हुआ था। तो आपको याद होगा, आज तो खैर जानते हैं बिल्कुल ठीक तरह से, कि 400 चाइनीज मारे गए थे और हमारे सिर्फ 88 मरे थे। उसके बाद 75 में कुछ हुआ था, कुछ मुश्किल हुई थी, उस पे वो एक पेट्रोल उन्होंने एक तरीके से इंटरसेप्ट किया था। ये इतिहास की बहुत ही जरूरी बात है कि ये दर्शकों को याद करा दें कि ये स्थिति कैसे पहुंची है जी। उसके बाद सुंदरम चू में जब जनरल सुंदर जी चीफ थे, उस वक्त उन्होंने कोशिश की थी ऐसे ही इंट्रूजन की, सिर्फ कोशिश की थी, मगर जनरल सुंदर जी ने उस वक्त एक पूरा 1986 की बात कर रहा हूँ, पूरा एक डिवीजन हेलीकॉप्टरों से एक डिवीजन डिप्लॉय किया था। और वो कुछ महीनों वो टेंशन चला और उस वक्त चीन घबराए गए थे चीनी। और आपको याद होगा उस घबराहट के बाद उन्होंने हाथ बटाया और राजीव गांधी का 1988 का विजिट, जो एक ब्रेक थ्रू माना जाता है हमारी रिलेशंस में, वो शुरुआत थी तब से। कहा जाता है कि वो हैंडशेक जो था, आपने खुद कवर किया है आपके पहले अवतार में जब आप रिपोर्टर थे, तो 1988 में वो हैंडशेक 2 मिनट था, 2 मिनट 45 सेकंड, एक हैंडशेक, मतलब हाथ मिले हुए हैं। तो एक दौर जो हुआ एक सामान्य स्थिति का भारत और चीन का। 93 का एग्रीमेंट को पता है सबको, पीस और ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुआ था कि हाँ, हमें हमारे दृष्टिकोण से लाइन इस जगह पे है, आपके दृष्टिकोण में इस जगह है, हाँ, जो बफर एरिया है हम दोनों साइड पेट्रोलिंग कर सकते हैं। अफसोस की बात है कि इस तरीके से हमारे सारे देशवासियों को यह समझाया नहीं गया। हाल ही में जब इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, रक्षा मंत्री ने क्या कहा, विदेश मंत्री ने क्या कहा, तो मंत्रालयों ने क्या कहा, तो एक पब्लिक इंफॉर्मेशन कैंपेन जो था बिल्कुल गलत था। और मैं वापस जानना चाहता हूँ, 96 एक और एग्रीमेंट, छोटे छोटे फिर बाद में हुए, 2013 का जो डबसैंग का था, चुमार में हुआ था 14 में, उसके बाद 17 में डोकलम। ये इसीलिए मैंने इतना रिपीट किया, दोहराया कि जो कोई भी तनाव था कि ये बॉर्डर है कहाँ,
उसको कंट्रोल में लाया गया जी। पहली बार 60 सालों में एक इंट्रूजन हुआ है 3 क्षेत्रों में, बहुत ही अहमियत रखते हैं तीनों क्षेत्र। दौलत बेगोल्डी जो सब सेक्टर नॉर्थ में जी बोला जाता है, उसके साथ ही गलवान वैली है, उसके बाद मध्य क्षेत्र में जहां पे फिंगर 4 से फिंगर 1 के उत्तरी पैंगोंग से झील में वहां तनाव हुआ है, और फिर डेमचौक और चुमार एरिया में जो दक्षिणी एरिया है जी। अब इसके काफी कारण हो सकते हैं, ये क्यों किया गया ये तो बाद में बात कर सकते हैं, मगर आपके संक्षेप में आपके सवाल का जवाब ये है कि ऐसे गंभीर स्थिति कभी नहीं हुई है। इस वक्त जबकि सारा ग्लोबल ऑर्डर एक तरीके से अपेंड हो रहा है, कोई जानता नहीं है ग्लोबल ऑर्डर क्या है, उसमें चीन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, भारत कहाँ है, और हाल ही में जो इतनी डेवलपमेंट हुई हैं खासकर चीन और अमेरिका में ट्रेड का और बाकी तरीके का, तो ये एक मौका मिला है चीन को कि वो असर्ट करना चाहता है, एक एग्रेसिव बर्ताव के हिसाब से वो सारे विश्व को, हिंदुस्तान को संकेत दे रहा है कि हम एक इस एशिया के पहाड़ी पे एक ही टाइगर हो सकता है, वो टाइगर चीन है। दूसरा टाइगर अगर हिंदुस्तान को समझता है कि वो दूसरा टाइगर है, वो हकीकत नहीं। ये भारत को पता क्यों नहीं चला? चीन अंदर घुस आया, 3 जगह पे उसने अपनी जगह कब्जा कर ली है और काफी अंदर तक आ गया है। भारत को इस बात की जानकारी क्यों नहीं मिली? जब वो घुस रहे थे तब हमने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की उनको? देखिए, ये आशुतोष जी, मैं इस सवाल प्रश्न का मैं जवाब है, मगर एक तरीके से समझा सकता हूँ कुछ गलतियां हुई हैं, मगर ये बात नहीं है हिंदुस्तान की क्या गलतियां हुई हैं, ये कैसे हुआ है। हाँ, कुछ सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस में बात है। अगर हम फिगर 4 से फिगर 8 तक पेट्रोलिंग करते हैं और फिगर 4 पे मौजूद रहे हैं सारे, समझना कि कोविड-19 इस वक्त चल रहा है जी, तो हम वो पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में अब लगता है, जैसे कहते हैं 20/20 हाइंडसाइट से, कि हमने ये गलती क्यों की है, मगर इसका जो पूरी जो तहकीकात है बाद में होगी। तीसरी बात जो है, ये सिर्फ एक ही क्षेत्र में क्यों हुआ है, गलवान वैली में जो गलवान का एरिया है, हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल में काफी फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है, जो कि ट्राई जंक्शन या जिसे कहते हैं जंक्शन गलवान वादी और गलवान नाले का और श्योक दरिया का, वहां से LAC जो है लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल कोई 10-12 किलोमीटर दूर है, मगर उनका कहना कि वो गलवान के ये ट्राई जंक्शन उनके नीचे है, वो बिल्कुल गलत है। उसके कारण है, बाद में समझा सकता हूँ आपको जी। चौथी बात जो है कि वो के ये हमारे पास इतनी क्षमता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, भारतीय वायुसेना के विमान है जिनकी सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस कितनी इतने एला दर्जे की है, क्या असेसमेंट नहीं की गई या क्या एक्सटर्नल एजेंसीज ने इनपुट नहीं दिए हैं, ये मैं कह नहीं सकता हूँ, डिटेल मेरे पास नहीं है, मगर एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि एक तरीके का कारगिल हुआ है एक और बात, और बात चीन के साथ, और वो भी 21 सालों के बाद। अब इससे थोड़ा अलग हटके मेरा सवाल ये है कि चीन भारत पे लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भारत जो है वो अमेरिका का खेल खेल रहा है एशिया पैसिफिक के अंदर, और एक तरीके से वो ये भी आरोप लगा रहा है कि अमेरिका भारत का इस्तेमाल कर रहा है और भारत अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है। क्या चीन का ये आरोप सही है? देखिए, इसीलिए मैंने पहले आपसे बात की थी कि ग्लोबल ऑर्डर में एक तरीके का ये इतिहास, हमारे सारे विश्व के इतिहास में एक वक्त है कि परसेप्शन के हिसाब से अगर देखें, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप में आने के बाद ही अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी निभाई, दूसरा जो मल्टीलैटरलिज्म था उसको बिल्कुल अबैंडन किया गया, तीसरा जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमेरिका बाकी
इलाकाओं में या क्षेत्रों में निभा रहा था, क्योंकि वो ग्रेट पावर है और बाकी देशों के साथ, खासकर जापान हो, साउथ कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो उस पे थोड़ी सी इन देशों को पैदा लगा कि ये कुछ छिचक रहा है हमारी मदद के लिए। और चीन इतना ऐसा मुल्क है, वो ये अप्रिशिएट जल्दी किया है उन्होंने कि अमेरिका इस वक्त बाकी देशों का जो समर्थन दे रहा था उसमें कोई कमजोरी आ गई है, और उसकी वजह है कि ट्रम्प मतलब अमेरिका फर्स्ट में बिल्कुल फंसा हुआ है और उसको बाकी विश्व की कोई फिक्र नहीं है। तो ये मौका जो है ये चीन को लगा, और चीन को क्यों लगा? क्योंकि चीन का स्ट्रेटेजिक कल्चर, जिसे कहते हैं रणनीतिक संस्कृति, जी। अगर आप देखिए पिछले 1000 साल से वो रणनीतिक संस्कृति क्या है कि वो सुनजू के टाइम से, उससे पहले भी, कि अगर हम सक्षम हैं तो बाउंड्रीज को हम वेरी करेंगे जैसे हमारी मर्जी जी। अगर कमजोर हैं ज्यादा शोर मत मचाइए, ये डंग शाओपिंग ने भी कहा था जी। सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी उनकी सीमाएं हैं वो फ्लेक्सिबल है। भारत के साथ उन्होंने LAC इतनी बार स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स में उनसे बोला गया कि आप हमें बताइए आपकी LAC क्या है, आपके दृष्टिकोण से लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल कहाँ है। मजाकिया में ये भी कह सकते हैं, अगर उनको लगता है कि LAC दिल्ली से गुजरती है, ठीक है हम मान लेंगे, तो बता तो दीजिए ना। आज तक उन्होंने ना तो नक्शे, सिर्फ मध्यम क्षेत्र के नक्शे जो हैं वो एक्सचेंज हुए हैं, बाकी पूरी 4000 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उन्होंने कभी किसी के सामने लाई है। अमेरिका ने चीन को एक्यूज किया है। क्या अमेरिका, अगर किसी ऐसी स्थिति होती है तो क्या अमेरिका भारत की मदद करेगा? क्या अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा? देखिए, हमारे नेतृत्वता को ये समझना है कि अगर भारत लंबी दृष्टिकोण से अपनी रणनीति देखे और अपनाए जी, उसमें सिर्फ 2 या 3 मुद्दे आते हैं। जो कुछ भी आपने भारी तौर से करना है, वो रक्षा के क्षेत्र में हो, विदेशी नीतियों के क्षेत्र में हो, या आर्थिक अर्थव्यवस्था में हो, अपने बलबूते पर करना है। हाँ, बाकी जो मल्टीलैटरलिज्म के एलिमेंट्स हैं उनको अपनाइए, एम्ब्रेस देम, मगर जो कुछ भी अपने एक ग्रेट पावर की हैसियत से करना है वो अपने बलबूते पर करना है। अगर ये समझना है कि हम हाँ जरूर करिए, सहयोग करिए अमेरिका के साथ। हमने डिफेंस कोऑपरेशन, आप खुद ही जानते हैं आशुतोष जी, मैं जानता हूं आपके साथ इतनी बार बातचीत की है टेलीविजन पे कि 2005 का जो इंडिया और अमेरिका का डिफेंस का एग्रीमेंट जो प्रणब मुखर्जी ने साइन किया था, याद होगा जी। ये एक सेंसेशनल था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डिफेंस में कोऑपरेशन इतनी बढ़ेगी। उसके बाद न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ अमेरिका ने, तो कोई शक नहीं है एक रणनीति के तौर पे देखा जाए तो ये एक एक डिफाइनिंग मोमेंट थी, अर्थ शेकिंग मोमेंट थी। उसके बाद साजो सामान लाया गया, वो C-130 हो, C-17 हो, P-8I जो नेवी के विमान है इस वक्त डिप्लॉय किए गए हैं, मतलब वो भी रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस में मदद कर रहे हैं इस वक्त। तो ये सब कुछ सामो सामा, या M777 हाउत्ज़र जो सिर्फ पहाड़ी युद्ध में काम आते हैं, वो भी इस वक्त वहां है। तो एक तरह से ये जो नजदीकी हुई है भारत और अमेरिका की, ये चीन को पसंद नहीं है। उसके बाद जो हमारी साउथ ईस्ट एशिया में जो क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन है, एक्सरसाइज मालाबार हो या मैरीटाइम डोमेन में जो कुछ भी हुआ है जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, तो चीन को एक तरीके से खतरा लग रहा है कि हमको घेरा जा रहा है। तो उसके बाद जब आप देखते हैं, आपका आश्चर्य होगा आशुतोष जी, 5 और 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, आर्टिकल 370 हटा, आर्टिकल 35A हटा, एक राज्य को 2 हिस्सों में
2 यूनियन टेरिटरीज में बनाया गया, जिसमें लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई। इस पे जो सदमा पाकिस्तान को पहुंचा और चीन को पहुंचा, मैं समझता हूं ये भी एक बहुत अहम कारण है, क्योंकि चीन को लगा कि कुछ हो रहा है। उसके बाद हमारी नेतृत्व में उनको लगता नहीं है कि एक सूचना करना और रेटरिक बोलना, इसमें कोई फर्क है कि नहीं। जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उनको आप विदेशी मामलों में और हमारी जो कोई भी रणनीति है उसको क्यों जोड़ रहे हैं। आप पूछेंगे आशुतोष जी कि क्या बात कर रहे हैं। आपको याद होगा हमारे गृह मंत्री ने कहा है, उसके बाद बाकी मंत्रियों ने कहा है, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स हमारी रक्षा के भी लीडरशिप ने दी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन को हम वापस ला रहे हैं। तो चीन को ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने 370 धारा को आता है कि अक्साई चीन शायद आ ही जाएंगे, तो ये एक तरीके इसमें हमारी भी काफी खामी रही है कि हम इतनी बातें इतनी लाउडली क्यों कर रहे हैं। आप एक जो माहौल है उसको तनावपूर्वक क्यों बना रहे हैं, क्योंकि चीन के दृष्टिकोण से देखते हैं, ऐसा लगता है उनको कि खतरा है उसके देश को, उन पर हमला बोला जा रहा है, तो उन्होंने ये काम कर दिया। इसके साथ भी और कोई भी बात जरूर मेरा सवाल है, क्या भारत अमेरिका पर ट्रस्ट करता है क्या? क्योंकि आज की तारीख में भारत और चीन की जो सामरिक क्षमता है, जो सैनिक क्षमता है और जो आर्थिक क्षमता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर चीन भारत पर हमला करता है या भारत को जंग के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो क्या अमेरिका पर हम विश्वास कर सकते हैं कि अमेरिका हमारी मदद को आएगा? यदि आपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में भी आशुतोष जी आपने कहा था कि जहां तक उनके विदेश मंत्री ने कहा है कि जर्मनी में हमारे जो ट्रूप्स हैं वो कम किए जाएंगे, मगर ये नहीं कहा कि कहीं कहीं और डिप्लॉय होंगे। मगर एक तरीके की एक जो संजीदा जानकारी रखते हैं तो उनके लिए इशारा काफी है कि हम शायद ये डिप्लॉय यहाँ करेंगे। होगा नहीं, ना तो होना चाहिए, ना तो हमारे हित में है, ना तो हमारे हित में है। हाँ, अगर भारत पे हमला होता है, मैं वो स्थिति देख भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर भारत और चीन का युद्ध हुआ, अगर वो लिमिटेड वॉर जैसे संयम युद्ध कारगिल जैसी हो, वो भी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका जो हाँ है कि हमारे नाक में से थोड़ा खून बहेगा, मगर चीन की कानों में से, दोनों कानों में से खून बहेगा। क्योंकि जो आप कहते हैं कि आसमान जमीन का फर्क है, हाँ, पावर एसिमेट्री में काफी फर्क है। हमारे से 6 गुना उनका जीडीपी है, हमारे से कम 5 गुना या 6 गुना उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर है। उन्होंने जो तरक्की पिछले 30 सालों में की है, हमने उतनी तरक्की 60 सालों में नहीं की है, उसमें कोई शक नहीं है। मगर आजकल के जमाने में युद्ध जो होता है वो अलग तरीके का है। ये नहीं है कि कोर एक कोर पे अटैक करेगी या डिवीजन एक डिवीजन पे अटैक करेगा। आज कई तरह की युद्ध जो होती है, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर किया जा सकता है, साइबर वॉरफेयर है, स्पेस है, वर्टिकल डायमेंशन में है। मैं एयर पावर की बात कर सकता हूँ, एयर पावर में हमसे बहुत कमजोर है, हालांकि विमान उनके पास बहुत क्षमता रखते हैं, मगर जो टेरेन है, जहाँ के एयरफील्ड्स हैं, वो यारकंद हो, काशगर हो, व्यारागुंसा हो, इस क्षेत्र में, बाकी और भी कुछ हवाई अड्डे हैं जहाँ पे आते रहे इतने सालों में वो एक्सरसाइजेज करते हैं। मगर फिर भी अगर आप मिसाइल कैपेबिलिटी, एयर टू एयर मिसाइल कैपेबिलिटी करें हैं, वो हमसे कमजोर है। सिर्फ J-10 जो प्लेटफॉर्म है हमारे, थोड़ी सी अच्छी एयर टू एयर मिसाइल है। ये इसलिए मैं इतनी डिटेल्स दे रहा हूँ कि मैं नहीं समझता हूँ कि युद्ध होगा, मगर मेरे दृष्टिकोण से कोई शक नहीं है, ये तनाव चलता रहेगा, बातचीत चलती रहेगी, कूटनीतिक और मिलिट्री लीडरशिप की, कई महीने लगेंगे। तब तक हमें सोच समझ के एक तरीके से 3 पॉइंटर बहुत ही आवश्यकता रखता है। पहला कि रेटरिक मत करिए, अपने पॉलिटिकल राजनीतिक नेताओं से कहिए कि थोड़ा चुप बैठे, हाँ, टीवी स्टूडियोज में जाएं और इधर उधर की बात करें, बॉलीवुड की बात करें,
पर चीन के बारे में बात नहीं करें क्योंकि हम रोक नहीं सकते अपने आप को। दूसरा कि मिलिटरीली हमें पूरी तैयारी करनी है। हालांकि मैंने कहा है युद्ध नहीं होगा, संयम युद्ध भी नहीं होगा, मगर तैयारी करिए कि पूरा युद्ध होगा इस क्षेत्र में। और वो तैयारी बिल्कुल जमीनी, मतलब अगर हमें इंडक्शंस करने हैं उस पे अमेरिका से मदद मिल सकती है, बाकी देशों में मदद, जहां भी हमारी कमियां हैं वो रिकॉनेसेंस में हो, सर्वेलेंस में हो, हमारी जो बारीकी विमान है, बारीकी शस्त्र हैं, प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन, जहां जहां भी कमजोरी है उसको पूरा कर दीजिएगा, उसको कोई शक नहीं है। मगर किसी और मुल्क को, खासकर अमेरिका को, हमारे भारत और चीन के रिश्तों में या इसके तनाव में या इसके युद्ध में लाना इस वक्त उचित बिल्कुल नहीं है, ना तो कभी भी उचित है, क्योंकि हम अब फिर एक फ्लाइट बनेंगे जापान की तरह। हमारी जापान भी एक पावरफुल देश है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आप अमेरिका को लेकर आश्वस्त नहीं है कि अमेरिका संकट के समय में, मुश्किल में हमारे साथ खड़ा होगा। देखिए, प्रिंसिपल जो होता है एक तरीके का स्टेट क्राफ्ट में होता है, वो ये है कि आपके पास जो कोई भी पुर्जे हैं, कोई भी चैलेंजेस, चुनौतियां हो, रणनीतिक हो या डिफेंस रक्षा के चुनौतियां हो, उनको इसके लिए तैयारी हम इतने सालों से करते आ रहे हैं। ये नहीं कि हम 62 के बाद कम से कम 60 साल तैयारी करने के लिए इसी स्थिति के लिए कि अगर ऐसी नौबत आए और चीन हम पे हमला बोले तो क्या हम तैयार हैं। मैं फिर से आपके दर्शकों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एक आम नागरिक और एक जिसने 40 साल उड़ान भरी है भारतीय वायुसेना के लिए, 3 युद्धों में मैंने हिस्सा लिया है, कि अगर जो कुछ भी हो भारत की तरफ से चीन को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, हमें भी नुकसान होगा, उसमें कोई शक नहीं है, मगर ऐसा कहना कि चीन विजय होगी वो बिल्कुल नहीं। और इसलिए हमने अमेरिका को इस्तेमाल करना है, लेवरेज करना है, ताकि जो अगले 3-4 दशकों में एशिया के क्षेत्र में एक बैलेंस पैदा करना, कि ऐसा ना हो कि चीन पीसफुली नहीं मगर एक एग्रेसिव बिहेवियर से उभरता जाए, उसको रोकना है, उसको संकेत देने हैं अलग अलग पुर्जों से, वो मैरीटाइम डोमेन में हो, वो स्पेस में हो, वो कूटनीतिक में हो या पार्टनरशिप्स में हो। अलायंसेस हमारे लिए कभी भी 47 से हमने देखा है, कोई भी अलायंस हमने मदद नहीं पाई है। सिर्फ हमने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी सोवियत यूनियन के साथ, आपको याद होगा 5 अगस्त 1971 में वो कुछ सोवियत यूनियन कुछ झिझक रहा था, उस वक्त डीपी धर को इंदिरा गांधी ने अचानक भेजा कि कम से कम कोसिगिन के साथ बात करो, ये ना हो कि वो ट्रीटी कायम ना हो। अगर वो नहीं होती तो हमारे लिए वो युद्ध कभी नहीं, बांग्लादेश कभी नहीं बनता, क्योंकि चीन और अमेरिका उस वक्त जुड़ के, आप अमेरिका की बात कह रहे हैं ना, 71 में अमेरिका चीन के साथ। मेरा आखिरी सवाल यह है, रूस क्या इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? हमारा पुराना दोस्त रहा है, हालांकि आज कमजोर हो गया है। क्या रूस और भारत एक साथ मिलकर चीन को रोक सकते हैं एशिया में? आपने अपने सवाल में ही पूरा जवाब दे दिया जी, कि वो रूस नहीं है। मेरा जूता है जापानी, आपको याद होगा राज कपूर का बड़ा एक फेमस गाना था, रूस की उसने उस पर बात की थी। वो रूस जो 71 में था हमारे साथ, वो रूस अब नहीं है। वो रूस एक सैटेलाइट पावर बन गया है चीन के साथ। तो इसीलिए हमें बहुत डर रखना चाहिए और सोच समझ के हमारी अमेरिका के साथ क्या रिलेशन होगी, वो चीन और रूस की रिलेशनशिप नहीं रहनी चाहिए। मेरे ख्याल में आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं।
एक सैटेलाइट पावर की हैसियत से क्षमता पाना कोई क्षमता नहीं। तो रूस हमारे साथ है, वो पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत ये भी जानने की जरूरत है आशुतोष जी। अब तो रक्षा मामले भी इतने बारीकी से देखते हैं कि इस वक्त भी हमने रूस को, जब राजनाथ सिंह हाल ही गए थे 75वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए विक्ट्री डे, उस वक्त भी उनको याद दिलाया गया कि हमारे जो कुछ मेंटेनेंस के स्पेयर्स हैं विमानों में, वो जल्दबाजी से हमें दिला दीजिएगा, वक्त कम करिएगा कि हमारे सामने चुनौती पैदा हो सकती है। वो तो खैर एग्रीमेंट्स के हिसाब से लगा है, वो चीन भी उसको कोई मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा, रूस को ये करना चाहिए, मगर हमें समझना कि उससे हमें मदद मिलेगी कि वो चीन को समझाए या चीन को नज करे, देखिए हमारा दोस्त भारत है, ये चीन को खुद समझना है। मेरे ख्याल में चीन की सरकार को भी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी लीडरशिप को भी ये समझ आएगी। एक लास्ट पॉइंट में आपके दर्शकों को के सामने पेश करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस वक्त पिछले से कम 6-7 महीनों से शी जिनपिंग को अंदरूनी खतरा ज्यादा है बशर्ते एक विदेशी खतरा। वो ये है कि उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना दिया है, सारा पावर उनके हाथ में है, अथॉरिटेरियनिज्म इतना भारी हो गया है, आप खुद ही जानते हैं ताइवान में क्या हुआ है, हांगकांग में क्या हुआ है, और जो अमेरिका के साथ और हमारे साथ अब ये कार्रवाई हुई है। तो ये इसका कारण ये भी हो सकता है कि वो असर्ट करना चाहते हैं पार्टी लीडरशिप में। देखिए अब हम वो जो पुरानी बात करते थे, बाइड योर टाइम, हाइड योर कैपेबिलिटीज, शॉपिंग का टाइम था, वो अब नहीं है। अब शी जिनपिंग का वक्त है, अगर हम में क्षमता है वो क्षमता हम सारे विश्व को दिखाएंगे। मगर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी होमवर्क नहीं की है। तो अगर आप रणनीतिक कदम एक उठाते हैं, ऐसा ना होना चाहिए कि सारा विश्व आपके खिलाफ आएगा, और उसकी ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, आप तो खुद ही पब्लिकली उसकी बात उठाई है। तो उसका जो नुकसान होगा वो चीन को ही होगा, किसी और देश को नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में ये सम्स होमवर्क चीन अब तो अगले हफ्तों में करेगा, और अगर उन्होंने ये डिसएंगेजमेंट पूरी नहीं की, हमारे लिए एक मौका होगा पूरा रीसेट करना चीन की जो हमारी रिलेशनशिप है, वो वाणिज्य में हो, वो अर्थव्यवस्था में हो या एक्सटर्नल अफेयर्स में हो, सारे डायमेंशन में उसको रिव्यू करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में अगले कुछ महीनों में साउथ ब्लॉक को बहुत काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत 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 मजा आया, इतना इन डेप्थ आपने हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद आशुतोष। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।